Hello students, welcome to the online class of MPS Baru। तो जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने लाइव्स ऑफ द वर्कर्स एंड मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, इसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था कि किस तरह इंडियन मार्केट्स जो है वो मैनचेस्टर से बने हुए मैनचेस्टर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से भर जाते हैं। और किस तरह पहले जहाँ एक दौर था इंडियन टेक्सटाइल्स का, पूरी वर्ल्ड मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ पहले इंडिया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, वहीं बाद में यहाँ से अब रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट होने लग जाते हैं। और वही रॉ मटेरियल्स जो है बाद में ब्रिटेन जैसे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में वहाँ के इंडस्ट्रीज़ में बनकर वही रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके उसके जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है वापस इंडियंस को बेचे जाते हैं। उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह यहाँ कब से इंडस्ट्रीज़ का वजूद में आना शुरू हो गया, कब से इंडस्ट्रीज़ बनने शुरू हुए। तो फर्स्ट कॉटन मिल की बात करेंगे तो पहली कॉटन मिल जो है वो मुंबई में बनी है 1854 में, और बनने के बाद इसने काम शुरू कर दिया है 2 सालों के बाद। तो 1862 में 4 ऐसे मिल्स थे जो काम कर रहे थे 94,000 स्पैंडल्स के साथ, और वहाँ पर तकरीबन 2150 लूम्स थे। तो उसी समय जूट मिल्स भी बंगाल में बने हैं। तो पहली जो जूट मिल बनी है वो 1855 में बनी है, और इसके बाद 7 साल बाद 1862 में दूसरी जूट मिल बनी है बंगाल में। नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, एल्गिन मिल काम करना शुरू करते हैं कानपुर में, प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं 1860 में 60s में। और इसके बाद 1 साल बाद फर्स्ट कॉटन मिल जो है अहमदाबाद में बनाया गया। 1874 तक फर्स्ट स्पिनिंग और वीविंग मिल जो है मद्रास में 1874 में पहला स्पिनिंग और वीविंग मिल शुरू काम करना, प्रोडक्शन करना, चीज़ें बनाना शुरू कर देता है मद्रास में। तो अगर देखेंगे कि तकरीबन 1854 से 1874 तक बहुत सारे मिलें यहाँ बनी है, बहुत सारे कॉटन के मिल्स बने हैं, जूट के मिल्स बने हैं। तो ये मिल्स, ये इंडस्ट्रीज़ जो है कौन सेटअप कर रहे थे, कौन लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कौन लोग यहाँ पर कैपिटल्स इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर इतना सारा दौलत, इतना सारा सरमाया खर्च कौन रहा था, कौन कर रहा था, और कहाँ से ये सारे पैसा आया था उनको। क्या ये इंडियंस ने सेटअप किया या वेस्टर्न्स ने सेटअप किया है, ये हमें देखना है। तो ये कैपिटल कहाँ से आया और इन मिलों में काम करने वाले लोग कौन थे, दी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स का मतलब, इससे पहले भी मैंने आपको समझा दिया कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे तो एंटरप्रेन्योर्स हम उन लोगों को कहते हैं जो अपने ही रिस्क पे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ऐसे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, अलग अलग रीजन्स में इनको सेटअप किया है अलग अलग लोगों ने। तो अब हम देखेंगे ये कौन लोग थे जिन्होंने इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किए। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस ग्रुप्स थे, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे जिन्होंने इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया, उनको हम इंडस्ट्रियलिस्ट कहेंगे। तो उनकी अगर दौलत की बात करेंगे, उनकी अगर पैसे की बात करेंगे कि उनको इंडस्ट्री सेटअप करने का पैसा कहाँ से आया, तो उसकी बात करेंगे तो तो इनको जो पैसा आया है, तो चाइना के साथ जो तिजारत किया करता था, उस तिजारत में उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया था, बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाया था उन्होंने। लेट 18 सेंचुरी से, जैसे आपने पढ़ा पिछले साल, ब्रिटिश जो है इंडिया में वो क्या कर रहा था, इंडिया से ओपीएम एक्सपोर्ट कर रहा था। और ये ओपीएम की अगर बात करेंगे तो ओपीएम जो है वो बंगाल में बनता था। तो यही ब्रिटिशर्स इस बंगाल में बनाए हुए, बंगाल में प्रोड्यूस किए हुए, यहाँ पे उगाए हुए इस ओपीएम को चाइना एक्सपोर्ट कर रहा था। और चाइना से वो लोग चाय लेकर इंग्लैंड चला जाता था, क्योंकि चाय की डिमांड जो है इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा था। तो जब चाय की डिमांड ज़्यादा था, पहले जब यहाँ ओपीएम नहीं उगाया जाता था, इन यूरोपियंस को, इन इंग्लैंड वालों को क्या करना पड़ता था कि वहाँ से प्रीशियस मेटल्स लाकर चाइनीज़ वालों को बेचना पड़ता था। और इसके बाद उस प्रीशियस मेटल को इस प्रीशियस मेटल को बेचकर वो लोग चाइना वालों से चाय ख़रीदता था, और चाय जो है यूरोप बेचता था। बाद में उन्हें लगा कि यार अगर यही सिलसिला जारी रहा तो बहुत जल्द हमारा जो प्रीशियस मेटल्स का जो हमारा ट्रेजरी है, हमारा जो ख़जाना है वो ख़त्म हो जाएगा। हमें एक ऐसी
अल्टरनेटिव ढूंढनी चाहिए, हमें एक ऐसी चीज़ ढूंढना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना चाहिए जिससे हम चाइना वालों को एक्सचेंज कर सके। तो उन्होंने क्या किया, और वो एक्सचेंज, वो अल्टरनेटिव जो उन्हें ओपीएम के रूप में मिल जाता है, और ओपीएम जो है वो चाइनीज़ को बेचते हैं। ओपीएम एक किस्म की नशीली दवा था, और हालांकि चाइना वालों ने इसको, उस पर बैन भी लगा दिया गया था, क्यों लेकिन इसको स्मगलिंग करके उन्होंने क्या किया, चाइनीज़ को बेच दिया, और इसी ओपीएम को बेचकर उन्होंने क्या किया, चाय ख़रीदा है। बहुत सारे इंडियंस जो है वो इस ट्रेड में पहले जूनियर प्लेयर्स थे। उनको फाइनेंस, उनके जितने भी खर्चे होते थे उन खर्चों को देता था, और इन सप्लाइज़ को हासिल करता था, और शिपिंग कंसाइनमेंट्स में काम करते थे वो। तो इस ट्रेड में उन्होंने काफ़ी कमाया है, और इसी ट्रेड में इन्वॉल्व कुछ लोगों ने उसमें कुछ बिजनेस थे, उन्हें इंडिया के अंदर उनके कुछ विजन्स थे, उनका नज़रिया था कि एक ब्रॉड विजन था कि इसी पैसे से, इसी प्रॉफिट से हमें इंडिया के अंदर क्या करना है, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस सेटअप करने हैं। तो बंगाल की बात करेंगे तो द्वारकानाथ टैगोर, उसने इसी चाइना ट्रेड के साथ अपना बहुत सारा उन्होंने पैसा कमाया था। तो इसके बाद उसने उसी पैसे को इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में, यानी उस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया है। उसने तकरीबन 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी सेटअप किया है 1830s और 1840s के बीच में। लेकिन टैगोर्स के जो एंटरप्राइज थे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते, सारा पैसा डूब जाते उस बिज़नेस क्राइस में। 1840s में जो बिज़नेस क्राइस आया था वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन बाद में 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो चाइना ट्रेडर्स थे वो कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं। बम्बई की बात करेंगे तो वहाँ कुछ पारसीज थे, लाइक टिनशॉ पेटिट, जमशेदजी नुसरवंजी टाटा। उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर सेटअप किया इंडिया के अंदर। अगर उनकी बात करेंगे, टाटास की बात करेंगे, तो ये टाटास अभी भी चलता है और बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर है उनके। तो उन्होंने जो दौलत कमाया था वो इसी चाइना ट्रेड के में, चाइना जो ट्रेड किया जाता था चाइना के साथ, उसमें उन्होंने अपना फॉर्चून कमाया था। और इसके अलावा रॉ कॉटन शिपमेंट्स भी उन्होंने बेचे हैं थोड़ी बहुत। इससे भी कहानियाँ, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए और इनकी इंडस्ट्रीज़ को फीड करने के लिए जो रॉ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी, तो उस रॉ प्रोडक्ट्स को भी सप्लाई करके यहाँ से एक्सपोर्ट करके उसमें भी उन्होंने पैसा कमाया था उस ट्रेड के ज़रिए भी। बात करेंगे सेठ हुकुमचंद की, एक मरवाड़ी बिजनेसमैन था जिसने इंडिया के अंदर पहला जूट मिल सेटअप किया था कलकत्ता में 1917 में। उसने भी ये चाइना के साथ तिजारत किया था। तो ऐसे ही इसी तरह जो बाप थे और इसके अलावा जो ग्रैंडफादर थे बहुत ही मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट जीडी बिरला के, तो इस बिरला के बाप और दादा दोनों ने चाइना के साथ तिजारत करके अपना फॉर्चून, अपना दौलत कमाया था। ठीक, तो इसके अलावा एक कैपिटल एक्यूमुलेट किया जाता था बहुत सारे दूसरे ट्रेड नेटवर्क्स के ज़रिए। कुछ जो मर्चेंट्स थे मद्रास के, उन्होंने बर्मा के साथ ट्रेड किया है जिसे अब हम म्यांमार कहते हैं। और दूसरों की बात करेंगे तो मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ भी उनके लिंक्स थे। मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ तिजारत करके भी बहुत सारे दूसरे बिजनेसमैन्स ने अपना फॉर्चून कमाया था। तो इसके अलावा और भी कमर्शियल ग्रुप्स थे, लेकिन वो इस किस्म के एक्सटर्नल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं थे। वो इंडिया के अंदर ही उनकी तिजारत होती थी। उनका काम क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाना, सामान को पहुंचाना, पैसे के बैंकिंग करना, और इसके अलावा शहरों में फ़ंड्स ट्रांसफ़र करना और ट्रेडर्स को पैसे देना। इस किस्म के भी इस किस्म के भी बिज़नेस करते थे लोग। तो जब इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के मौके खुले, बहुत सारे इस किस्म के जो इंडिया के अंदर ही ऑपरेट होते थे उन्होंने भी यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप किए हैं। तो जब कॉलोनियल कंट्रोल जो है इंडिया के अंदर, जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा जो है वो मज़बूत होता जा रहा था, अंग्रेज़ों की पकड़ हिंदुस्तान पे मज़बूत होता जा रहा था, तो इंडियन मर्चेंट्स जिस स्पेस में, जो जगह इंडियन मर्चेंट्स की ऑपरेट होने की थी, वो बहुत कम हो जाते, वो लिमिट हो जाते हैं। हमने पहले देखा कि किस तरह अंग्रेज़ जो है, पहले यहाँ अंग्रेज़ ख़ुद यहाँ पर सिर्फ ट्रेडर्स थे और उनको बहुत सारे यहाँ दुश्वारियाँ उठानी पड़ी। बाद में उन्होंने लोकल राजा महाराजाओं के से कंसेशन लेकर यहाँ ट्रेड किया और
इतने पावरफुल हो गए। जब वो बंगाल में पॉलिटिकल पावर उनके हाथों में आ जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेड मोनोपोली हासिल करते, मोनोपोली राइट हासिल करते, और इन्हीं इंडियंस को, जो यहाँ पहले पूरा सिस्टम जो है इंडियंस चलाते थे, इन्हीं इंडियंस को वो बाहर करके अपना निज़ाम सेटअप करने में, अपना निज़ाम लागू करने में वो किस तरह कामयाब होता है, ये हमने देखा है। तो जब अंग्रेज़ों ने ये ट्रेड मोनोपोली राइट हासिल किया, तो यही हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके लिए अब यहाँ स्पेस जो है ट्रेड करने का, तिजारत करने का, बिज़नेस करने का स्पेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो उन्हें यूरोप के साथ ट्रेड करने से बिल्कुल रोका जाता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में। तो ज़्यादातर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना पड़ता है और अनाज एक्सपोर्ट करना पड़ता है। जो रॉ कॉटन होता था, ओपियम, वीट, इंडिगो, ये सारी चीज़ें जो है इनको अंग्रेज़ों को इनकी ज़रूरत थी। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो शिपिंग बिज़नेस था, इस शिपिंग बिज़नेस से भी उनको निकाला जाता है, और शिपिंग बिज़नेस भी जो है वो अंग्रेज़ खुद करने लग जाते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार तक यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी, जो यहाँ पर उनकी एजेंसी बनी थी, एक बहुत बड़ा इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है वो इनके कंट्रोल में था। तो तीन जो बड़े बड़े तीन ऐसे एजेंसीज़ थे, एक था बर्ड हैगलर्स एंड कंपनी, एंड्री यूल, और इसके अलावा जेड एंड स्किनर एंड कंपनी। ये एजेंसी जो है यहाँ कैपिटल मोबिलाइज करता था, जॉइंट स्टॉक कंपनी से यहाँ इस्टेब्लिश करता था और इनको मैनेज करता था। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस आए हैं, ऐसे मौके आए हैं। इंडियन फाइनेंसर्स जो है, इंडियन जो पैसा देते थे, वो इनको कैपिटल देता था, और यूरोपियन एजेंसी जो है वो सारा इन्वेस्टमेंट करता था, और बिज़नेस डिसीजंस जो है वो सारा यूरोपियन एजेंसी जो है डिसीजंस लेने का जो पावर था वो यूरोपियन एजेंसीज़ के पास था। तो यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रीज़ के अपने ही चैम्बर्स थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, जिसमें इंडियन बिजनेसमैन को जो है ज्वाइन करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। जो यूरोपियन जो एजेंसीज़ थे या यूरोपियन जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स थे, उसमें इंडियन बिजनेसमैन को ज्वाइन करने की, उनको शामिल होने की इजाज़त नहीं दिया गया था। तो अभी तक हमने देखा कि इंडिया की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर मिल्स सेटअप किए गए हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ बनाए गए। तो इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग कहाँ से आए, कौन से लोग, कौन लोग थे जिन्होंने इन इंडस्ट्रीज़ में काम किया है। इन फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए हमें पता है कि फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेंगे, वर्कर्स के बगैर फैक्ट्रीज़ चल नहीं सकता है। तो जब यहाँ पर फैक्ट्रीज़ एक्सपेंड होने लगे, बढ़ने लगे, ये वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ जाते हैं। 1901 में तकरीबन 5,84,000 वर्कर्स जो है काम कर रहे थे इंडियन फैक्ट्रीज़ में, 5,84,000 वर्कर्स। 1946 में यही तादाद जो है, वर्कर्स की तादाद बढ़कर कहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो पहुँच जाते हैं तकरीबन 2,43,06,000 पे पहुँच जाते हैं। तो इतने बड़ी तादाद में ये वर्कर्स कहाँ से आ गए। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स में वर्कर्स जो है वो आसपास के, जहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए थे, उसी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास के डिस्ट्रिक्ट से ये वर्कर्स आए हैं। वो पीजेंट्स और आर्टिजन्स जिनको काम नहीं मिला है गाँव में, वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स में चले गए हैं काम की तलाश में। तकरीबन 50% वर्कर्स जो है बम्बई कॉटन इंडस्ट्रीज़ में 1911 की बात करेंगे तो वो नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट था, बम्बई के जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट था, रत्नागिरी से आए हैं। और कानपुर के जो वर्कर्स थे, कानपुर के अंदर जो मिल था, उस मिल में काम करने के जो वर्कर्स थे वो इसी कानपुर डिस्ट्रिक्ट के विलेज से आए हैं। तो ये मिल वर्कर्स अक्सर जो है वो विलेजेस और सिटीज़ में मूव करते थे, विलेजेस में सिटीज़ में चले जाते थे, और वापस अपने विलेजेस आ जाते थे, या वापस अपने गाँव आ जाता था जब हार्वेस्ट का या हार्वेस्ट के दौरान और फेस्टिवल्स के दौरान वो वापस गाँव आ जाता था, नहीं तो वो इन्हीं शहरों में काम करने के लिए चला जाता था। ठीक, तो वक्त के साथ जब ये रोज़गार की खबर फैलने लगे, वर्कर्स ने बड़े मसाफत तय करके, लंबे सफ़र तय करके वो इन मिल्स में काम करने के लिए आया। दूर दराज इलाक़ों से भी अब वर्कर्स, पहले हमने देखा कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बाद में जब एम्प्लॉयमेंट की खबर फैलने लगा तो दूर दराज इलाक़ों से भी, दूर दराज की जगहों से भी अब वर्कर्स का आना शुरू हो जाते हैं। फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस, अगर आप यूनाइटेड प्रोविंस की बात करेंगे, वो लोग बम्बई में काम करने के लिए चले गए, बम्बई के टेक्सटाइल्स मिल में, और इसके साथ साथ जूट मिल्स ऑफ कलकत्ता में भी काम करने के लिए। यानी इतने दूर, यानी यूनाइटेड प्रोविंस की बात करेंगे तो जो
यूनाइटेड प्रोविंस की बात करेंगे तो जो यूपी का इलाका है, उत्तर प्रदेश का इलाका है, तो उत्तर प्रदेश से ये लोग तकरीबन इतने सफ़र तय करके बम्बई पहुँचे हैं या कोलकाता पहुँचे हैं। पहले जहाँ आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आया, बाद में वो लोग दूर दराज के इलाकों से भी इन फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए पहुँचे हैं। तो जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल होता था, काम हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मिल्स की तादाद जब बढ़ भी गए थे, मल्टीप्लाई भी हो गया था और वर्कर्स की डिमांड भी इंक्रीज़ हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी जॉब्स हासिल करना मुश्किल था, क्योंकि जो लोग क्या रोज़गार की तलाश में निकले थे वो अक्सर ज़्यादा होता था, जितना रिक्वायर्ड लेबर की उनको ज़रूरत पड़ती थी उससे कहीं ज़्यादा जो है वहाँ पर काम करने के लिए बेरोज़गार जवान तैयार होते थे, इसलिए काम हासिल करना बहुत मुश्किल होता था। तो इन मिल्स में एंटर होना वो भी रेस्ट्रिक्टेड था। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आमतौर पे एक जॉबर को एम्प्लॉय करता था। इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या होता था वो कि हर किसी को, हर आए हुए आदमी को वो लोग काम पे नहीं रखता था, हर दरवाजे पे पहुंचने वाले आदमी को वो काम नहीं देता था। काम पर रखने के लिए उन्होंने अलग से एक आदमी को रखा था जिसे जॉबर कहता था। जॉबर का काम क्या था कि वो इन्हीं लोगों को तलाश करके लाना था, उनको ही इस काम पे रखने का काम जो है वो जॉबर करता था। तो अगर जॉबर की बात करेंगे तो वो उस इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत ही भरोसामंद और एक काफ़ी ओल्ड एज बंदा होता था। और अक्सर यही जॉबर क्या करता था कि जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखता था, जिस गांव से उस जॉबर का ताल्लुक़ होता था, वो अपने गांव के लोगों को काम देता था और शहरों में उनको सेटल करने में मदद करता था। और जब भी उनको क्राइसिस होता था, जब भी मुश्किलात होता था, मुश्किलात में उनकी मदद करता था पैसा देकर। तो इस तरह ये जॉबर जो है वो ऐसा शख्स बन जाता था जिसके पास पावर होती थी, जिसके पास अथॉरिटी, क्योंकि काम देने का काम जो है, रोज़गार फराहम करने का काम अब उस जॉबर का था। तो जब उसने ये पावर आ जाते हैं, उसके पास अथॉरिटी आ जाते हैं, वो अपने इस पावर का, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं और लोगों से पैसा डिमांड करते हैं, गिफ्ट्स डिमांड करते हैं काम पर रखने के लिए, यानी सीधी तौर पर वो रिश्वत मांगना शुरू कर देते हैं और इन वर्कर्स के लेवल्स को वो कंट्रोल भी करते हैं। ठीक, तो फैक्ट्री वर्कर्स की तादाद वक्त के साथ बढ़ जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप देखेंगे तो अभी भी टोटल इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स का वो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन था, यानी बहुत कम तादाद जो है वो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहा था। ये पिक्युलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे।